नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार शुक्ला एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जीएस वाला वाई विकास सर। प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह एक इतिहास का बहुत शानदार विषय है जिसका नाम है मगध। तो आज हम इतिहास में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, और उसमें भी हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। ठीक है प्रिय मित्रों, अब हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जरा देखते हैं कि मगध क्या है और क्या रहा है मगध का इतिहास। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मगध से। ठीक है, चलिए ये क्या है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत हो गई मगध से। क्या है मगध और क्या है मगध का इतिहास? अगर हम मगध की बात करें तो मगध का मतलब आप ये मानिए कि वर्तमान में जो हमारा बिहार है और जो झारखंड का इलाका है, प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो हम जिस विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं बच्चा, वह विषय है हमारा मगध। मगध का मतलब हो गया कि हमारा वर्तमान का जो राज्य है वह राज्य है हमारा बिहार। और कौन सा राज्य है हमारा? झारखंड। मगध का मतलब जो है वर्तमान का बिहार और झारखंड। ठीक है, चलिए मगध के बारे में देखते हैं। लेकिन मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले 16 महाजनपद के बारे में जानना आवश्यक है। ये 16 महाजनपद क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जरा इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, यह 16 महाजनपद क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जरा इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो महा जो जनपद शब्द है मेरे भाई, तो यानी हम पढ़ने वाले हैं मगध 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है, लेकिन उससे पहले हम 16 महाजनपदों का उल्लेख करेंगे। ये 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो एक शब्द हमारा होता है मेरे भाइयों, एक शब्द होता है हमारा जन का मतलब होता है लोग। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक लोग, दो लोग, या एक जन या दो जन। ठीक है, तो जन हो गया, तो जन से बनता है बच्चा हमारा जनपद बनता है। और जब कई जनपद मिलेंगे तो हमारा बनेगा महाजनपद। मतलब ये जन का मतलब एक लोग, दो लोग, तीन लोग, पांच लोग। जब कई लोग मिलते हैं तो बनता है हमारा जनपद। जनपद का मतलब होता है जिला, और जब कई जिले बनेंगे तो हमारा बनेगा राज्य। यानी प्राचीन काल में राज्य शब्द नहीं बोला जाता था, प्राचीन काल में जो है महाजनपद शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, मैं कब की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मेरे भाइयों ईसा मसीह के जन्म के लगभग 500 से 600 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उनके जन्म के लगभग 400 से 500 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है वह 16 भागों में विभक्त था या 16 राज्यों में विभक्त था। जिस तरीके से अगर आज हम कहें कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो हम कहेंगे सर हमारे भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाजुला अगर देखा जाए तो 36 राज्य हमारे पास हैं इस समय वर्तमान में। तो ठीक इसी तरह से जो है ईसा मसीह के जन्म के लगभग 500 से 600 वर्ष पहले जो हमारा पूरा हिंदुस्तान था मेरे भाइयों, वह 16 भागों में बटा था। 16 भागों में बटा था का मतलब यह हो गया कि उस समय हमारे पास जो है मेरे भाई 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ये हो गया हमारा 16 महाजनपद। ठीक है, तो अब प्रश्न ये बना मेरे भाई कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 से 500 वर्ष पहले ये जो हमारा हिंदुस्तान, पूर्व का हिंदुस्तान था, वह 16 भागों में बटा था। 16 राज्य हमारे पास हुआ करते थे। इस बात की जानकारी हमें कैसे मिली? ऐसा कौन सा स्रोत है जो ये बताता है कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 से 500 वर्ष पहले हमारा हिंदुस्तान 16 राज्यों में या 16 महाजनपदों में बटा हुआ था? तो इसके लिए बच्चा हम सहारा लेते हैं, 2 किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक किताब का संबंध बच्चा वह जैन धर्म से है और एक किताब का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। जो जैन धर्म की किताब बच्चा, उस जैन धर्म की किताब का नाम है भगवती सूत्र। ये जैन धर्म की किताब है। और दूसरी किताब बच्चा जो हमारा है वह है हमारा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर
निकाय, ये दो किताबें हैं। ठीक है मेरे भाई, एक है हमारा भगवती सूत्र और दूसरा हमारा है अंगुत्तर निकाय। मतलब ये जो भगवती सूत्र किताब है मेरे भाई, यह संबंध रखती है किस धर्म से, तो यह जो है जैन धर्म की एक बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में एक बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 से 500 वर्ष पहले हमारा हिंदुस्तान 16 भागों में बटा था। इस बात की जानकारी हमें दो किताबें देती हैं, यानी इसका स्रोत दो है, एक है हमारा भगवती सूत्र और एक है हमारा अंगुत्तर निकाय। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो हमारा भगवती सूत्र है, ये जो हमारा अंगुत्तर निकाय मेरे भाई, इस भगवती सूत्र, इस अंगुत्तर निकाय में जो है ये बताया गया है कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 500 से 600 वर्ष पहले हमारा हिंदुस्तान 16 भागों में बटा हुआ था। अच्छा, तो अब वह जनपद कौन कौन से हैं, क्या नाम था उनका, यह भी इसी पुस्तक में लिखा गया है मेरे भाई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम 16 महाजनपदों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, वह जनपद कौन कौन से थे, अगर हम शब्दों में अगर बताना चाहें 16 महाजनपद कौन कौन से थे तो हम उनका नाम बता सकते हैं, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, कंबोज, अस्मक, सूरसेन और चेदी, ये कुल मिला जुला के 16 महाजनपद या 16 राज्य हुआ करते थे ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 से 500 वर्ष पहले। और इस बात की जानकारी जो हमें देने वाला ग्रंथ है वह कौन है, एक हमारा भगवती सूत्र है और हमारा कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है। ये दोनों किताबों से हमें इस बात की जानकारी मिली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अच्छा, तो मैं सारे महाजनपदों का यहाँ नाम भी लिख दे रहा हूँ। जैसे 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख है, एक है अंग, दूसरा कौन सा है बच्चा हमारा, वह है मगध, तीसरा कौन सा है हमारा, काशी, अगला कौन सा है हमारा, तो काशी के बाद हमारा आ जाएगा कौशल, अंग, मगध, काशी, कौशल। फिर अगला कौन आ जाएगा मेरे भाई, तो अगला है बज्जी, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी। फिर हो जाएगा हमारा मल। ठीक है, अगला कौन सा है, वत्स, अगला कौन सा है, अवंती, फिर अगला कौन सा है, कुरु, अगला कौन सा है, पांचाल, अगला कौन सा है, मत्स्य, अगला कौन सा है, गांधार, अगला कौन सा है, कंबोज, अगला कौन सा है, सूरसेन, अगला कौन सा है, एक हो गया हमारा चेदी। देखते हैं कितने हो गए, तो अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, कंबोज, अश्मक, शूरसेन, चेदी। एक यहाँ बच गया हमारा बच्चा, वो हमारा है अश्मक। ये अलग से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई इन 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद ऐसा है जो हमें साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, वो यहीं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो हमारी जो है अश्मक देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो हमारा दक्षिण भारत में स्थित है वो हमारा कौन सा है, अश्मक है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 महाजनपद, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, कंबोज, अश्मक, सूरसेन और चेदी। ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। ठीक है, अब प्रश्न ये बना कि सर ये बताइए कि आपने जो है, तो आपने कहा कि सर आप जो है मगध पर चर्चा करेंगे, तो मेरे भाई प्रश्न यहाँ पर ये बना कि मगध ही क्यों। भाई जब उस समय हमारे पास 16 महाजनपद, 16 राज्य हुआ करते थे तो सारा फोकस मगध पर ही क्यों है, ऐसा क्या है मगध में जो और भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई एक बड़ी सिंपल सी बात होती है, हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक समय होता था। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 से 500 वर्ष पहले, तो उस समय जो है सबसे जो प्रचलित, जो सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था वो मगध हुआ करता था। तो इसका मतलब बाकी सब लोग बेकार थे? नहीं, बाकी लोग बेकार नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक स्थान का अपना अपना समय हुआ करता था। जैसे मैं बात करूं अगर अंग की, तो जब आप महाभारत का युद्ध पढ़ेंगे तो वहां आपको एक पात्र मिलेगा देखने को, उसका नाम है अंगराजकर। तो मेरे भाई जब मगध यानी
अंग, जब अंग का राजा अंगराज कर्ण हुआ करता था तो उस समय अंग बहुत फेमस हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक फेमस कौन है? मगध। फिर इसके बाद याद रखिए काशी, तो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है ऐसा कहते हैं, तो आज भी काशी प्रचलित है और हमेशा प्रचलित रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कौशल की, तो जब भगवान राम राजा हुआ करते थे, किसकी बात कर रहे हैं? बहुत पहले की, हाँ, एक होगा द्वापर युग, एक होगा त्रेता युग। तो त्रेता युग में जब भगवान राम हुआ करते थे तो उस समय जो है कौशल अपने आप में बहुत ऊंचाइयों को छुआ करता था, उस समय उसका बहुत भौकाल था। लेकिन इस समय किसका बहुत वो समय चल रहा है? तो हमारा मगध है। और कौन है मेरे भाई? अगर कुछ और भी राज्य अगर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पांचाल की, तो महाभारत का युद्ध देखिए आप, जब आप महाभारत का युद्ध देखेंगे मेरे भाई, तो उस समय जो है एक राजा है पांचाल का, पांचाल नरेश द्रुपद, इसी की कन्या से विवाह हुआ था अर्जुन का। तो उस समय यानी महाभारत काल में पांचाल का एक अपना वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन अभी जो है किसका वर्चस्व चल रहा है? तो मगध का चल रहा है। और गांधार के बारे में आपने पढ़ाई था, तो महाभारत काल में आपको गांधार नरेश देखने को मिलेगा, शकुनी, तो शकुनी का अपना समय हुआ करता था। ठीक है, और कौन है भाई? और कौन है? हाँ, एक पात्र और आपको देखने को मिला, चेदी, चेदी नरेश हुआ करते थे। शिशुपाली भी महाभारत के पात्र हैं। तो मेरे भाई मैं बस इतना कह रहा हूं कि 16 महाजनपद हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का अपना अपना एक समय होता है। लेकिन इस समय जो वक्त चल रहा है वो किसका चल रहा है? मगध का चल रहा है। मगध को टक्कर देने वाला इसमें 16 महाजनपदों में से कोई नहीं है। फिर अब एक प्रश्न यहां पर बना मेरे भाई कि आखिर ऐसा क्या है मगध में? ऐसा क्या है मगध में? वर्तमान में, वर्तमान का मतलब बात कर रहा हूं ईसा मसीह के जन्म के लगभग 4 से 500 वर्ष पहले, ये हमारा वर्तमान है। ठीक है, तो इस समय मगध में ऐसा क्या है जो बाकी 15 जगह देखने को नहीं मिल रहा है? ठीक है, आगे जब मगध का इतिहास हम पढ़ेंगे मेरे भाई, तो बहुत सारे व्यक्ति जब इसमें राजा बनेंगे तो लगभग सारे राजा अपने बाप को ही मार के क्या बन जाएंगे? राजा बनेंगे। सिर्फ किसको प्राप्त करने के लिए मेरे भाई? सिर्फ मगध की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। और आगे आपने पढ़ा होगा अशोक, अशोक महान, अशोक सम्राट। इनफैक्ट अशोक के बारे में आप देखेंगे तो अशोक ने स्वयं अपने 99 भाइयों को जान से मारा था और मार के उसने मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी। मेरे भाई 15 तो और है ना, 15 तो और हैं, वो उनके लिए झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मगध के लिए ही सारा मारी क्यों हो रही? कई राजवंशों ने पूरा का पूरा खानदानी अपने बाप को मार के राजा बना है। आखिर मगध में ऐसा क्या है जो वर्तमान में, वर्तमान का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, ऐसा क्या है जो और कहीं देखने को नहीं मिला? तो अब हम पहले ये चेक कर लेते हैं मगध में ऐसा क्या है, फिर हम चेक करेंगे मगध में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, कौन है यह वंश हमारा। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मगध की समृद्धि का आधार। आखिर ऐसा क्या है मगध में जो 16 महाजनपदों में सिर्फ हम जो है क्या कहते हैं कि मगध पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या है ऐसा मगध में भाई? तो आ जाओ, अभी मैंने बताया मेरे भाई मगध का मतलब क्या? तो वर्तमान में अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? तो वर्तमान में हम बात करते हैं बिहार की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? तो झारखंड की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारा बिहार है और झारखंड है, मोटे मोटा ये थोड़ा बहुत अन्य राज्यों से भी ले सकते हैं। तो वर्तमान में जो हमारा बिहार का इलाका है और जो झारखंड का इलाका है, प्राचीन काल में यही जो है हमारा किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसी को बच्चा हम लोग मगध नाम से बुलाया करते थे। ठीक है, अच्छा अब मुद्दे की बात करते हैं, ऐसा क्या है मगध में? मान लीजिएगा मैंने एक यहाँ इंडिया का मैप ड्रॉ किया। ठीक है, मान लीजिएगा कि ये हमारा कौन है? ये इंडिया है। ठीक है, तो हम जरा मगध को चेक करते हैं, कहाँ है मगध हमारा मेरे भाई? ठीक है ना, चलो आ जाओ जरा मगध की बात कर लेते हैं। मान लीजिए टूटा फूटा इंडिया है हमारा, हम काम चला लेते हैं इसको इंडिया को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए भाई मान लीजिए हमारा कौन हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा कौन हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया मान लीजिए इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कौन हो गया मेरे भाई? तो ये नेपाल हो गया। तो यहाँ पर का जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका, ये मैंने मान लिया कि ये जो इलाका है हमारा, ये इलाका हमारा कौन सा है? मगध है। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये इलाका हमारा कौन है मेरे भाई? तो ये मगध। मगध का मतलब कि मान के चल रहा हूँ इसमें पूरा हमारा बिहार सम्मिलित है और हमारा कौन है? झारखंड। तो यही इलाका है हमारा मगध। अब देखिए यहीं पर आपको साउथ इंडिया में एक राज्य देखने को मिलेगा जो दक्षिण भारत में है, उसका नाम कौन सा है मेरे भाई? अश्मक। उसका नाम है अश्मक। ठीक है, अब अश्मक एक
मगध 2, इसके बाद 14 और कुल कितने हो गए? 16 महाजनपद हो गए। अब हम ये चेक करते हैं कि मगध की समृद्धि का आधार क्या है। वैसे आगे पढ़ाऊंगा मैं मेरे भाई, तो मगध पर मैं बताऊंगा कि सबसे पहले किस वंश ने शासन किया। तो सबसे पहले आप मगध को जब मेरे भाई पढ़ेंगे तो सबसे पहले मगध पर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम है मेरे भाई हर्यक वंश। क्या नाम है उसका? हर्यक वंश। ठीक है, तो मगध पर सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम है हर्यक वंश। अभी आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई हर्यक वंश। ठीक है, तो मगध को जब हम पढ़ेंगे तो मगध पर सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है हर्यक वंश। कौन है हर्यक वंश? और आगे हम ये पढ़ेंगे मेरे भाई कि हर्यक वंश का जो फाउंडर है वह कौन है। तो हर्यक वंश का जो फाउंडर है मेरे भाई उसका नाम जो मिलेगा मेरे भाई वह मिलेगा बिंबिसार। बिंबिसार इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। अच्छा, यह बिंबिसार जब राजा बनेगा तो क्या इसका कालक्रम है, क्या इसका समय है? तो लगभग आप देखेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के 544 से लेकर के लगभग 412 ईस्वी के आसपास ये हमारा हर्यक वंश का शासन रहा है। ठीक है, पूरा टोटल जो है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब जब आप देखेंगे हर्यक वंश पर तो सबसे पहले जो व्यक्ति राजा बनेगा उसका नाम कौन है? बिंबिसार है। और हर्यक मगध पर जिस वंश ने सबसे पहले शासन किया उस व्यक्ति का नाम कौन, उस वंश का नाम क्या है? तो उस वंश का नाम है हर्यक वंश। ठीक है, अब मेरे भाई अब आप देखें तो यहाँ पर एक मगध 1 महाजनपद हो गया, अश्मक 2 महाजनपद हो गया, 3 4 5 6 7 10 15 ऐसे करते करते हम मान लिए कि यहाँ कुल कितने महाजनपद हो गए? कुल मिला जुला के कितने हो गए? 16 महाजनपद हो गए। ठीक है, अब मगध ही क्यों? तो मैंने बताया मेरे भाई मगध की राजगद्दी पे सबसे पहले जिस वंश का शासन होगा वह है कौन? हर्यक वंश। और राजा कौन बनेगा? बिंबिसार। कब बनेगा? लगभग 544 बीसी के आसपास। लेकिन अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे, नेट पर जाएंगे तो कहीं कहीं इसको 445 लिखा है, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे जब एक राजा बनेगा कनिष्क कुषाण का तो वहां से सारी डेटे हमारी किताबों में सही मिलेंगे हमको। ठीक है, तो लगभग 544 बीसी के आसपास जो है मगध की राजगद्दी पे कौन बैठेगा मेरे भाई? तो बिंबिसार बैठेगा। ठीक है, आते हैं देखो अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि मगध की समृद्धि का आधार क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे बताइए, जब कोई भी व्यक्ति कहीं राजा बनता है, ठीक है, या एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, कोई सामान्य व्यक्ति जिसे समाज में जीना है उसे क्या चाहिए? वो सबसे उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यह अगर किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो सामान्य जीवन जी लेगा। लेकिन यह एक राजा है, कौन? बिंबिसार। अगर बिंबिसार को मगध पर शासन करना है तो उसे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मिल रही है मगध से मेरे भाई, वह क्या मिल रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल रहा है मेरे भाई वह है अनाज। ठीक है, अनाज का मतलब, अरे सर अनाज तो और जगह भी मिलता होगा, आप मगध की क्यों बात कर रहे हैं? तो मेरे भाई जब आप मैप को देखेंगे तो मान लीजिए ये हमारा कौन सा इलाका है? मगध का इलाका है। तो प्राचीन काल में मगध मेरे भाई बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा था। बड़ी, आप जब पढ़ेंगे आज भी राजगीर वगैरह आप जाएंगे जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है तो वहाँ देखेंगे आपको वहाँ बहुत सारी क्या मिलेंगी? बहुत सारी आपको वहाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा हो गया बेटा, कौन हो गया? ये हमारा हो गया मगध हो गया। प्राचीन काल में ये मगध हमारा जो है बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा था। और क्या था सर? अरे मेरे भाई पहाड़ियां ही नहीं थी, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की नदियाँ भी यहाँ का करती थी, बहा करती थी। तो ये हमारा जो बीच का इलाका है ये हमारा हो गया मगध। और मगध के चारों ओर हमें देखने को क्या मिल रहा है मेरे भाई? तो मगध के चारों ओर हमें मिल रहा है देखने के लिए बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और कौन मिल रहा है? तो बड़ी बड़ी नदियाँ देखने को मिल रही हैं। तो सर इन नदियों का, इन पहाड़ियों का अनाज से क्या संबंध है संबंध? समझिए मेरी बात। देखिए, आप जब इतिहास ज्योग्राफी पढ़ेंगे मेरे भाई तो आपको बताया जाएगा कि दो आब का क्षेत्र का मतलब होता है मेरे भाई दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, अच्छा अब समझिए क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक नदी बह रही है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी बह रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ भी एक नदी बह रही है, दो नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, जब बरसात ज़्यादा होती है तो नदियों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। मान लीजिए नदी का पानी क्या हो गया मेरे भाई? ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अब ये पानी यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक पानी आ गया, फिर ये वाला पानी यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो जब जो है बरसात के समय में नदियाँ फुल हो जाया करती थी तो नदियों का पानी जो है वो भूमि तक पहुँच जाता था। ठीक, अच्छा 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बाद जब बरसात कम होती थी तो नदियों का पानी जो है वो मूव ऑन करता था और कहाँ पहुँच जाता था? नदियों में पहुँच जाता था। लेकिन यहाँ समझने वाली बात एक ये है कि जब नदी
का पानी जब यहाँ आया था, बीचों बीच जब आया था, तो और जब वापस गया तो नदी का पानी तो वापस चला गया, लेकिन जो है जब नदी पानी जब बढ़ रहा था ना, तो अपने साथ कुछ मलबा, मिट्टी, धूल कण भी लेके आया था, तो पानी तो वापस चला गया, लेकिन यहाँ पर मिट्टियाँ रह गई जो है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम के बाद जो है ये जो मगध का इलाका है, यहाँ मिट्टियाँ नई हो जाया करती थी। नई मिट्टी का मतलब हो गया उर्वरक भूमि, और ये जो बीच का क्षेत्र है बेटा, इसी को बोलते हैं दो आब का क्षेत्र, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि। अब जो है ये जो नदी के बीच की भूमि है, यहाँ की मिट्टी नई है, जिस कारण जो है यहाँ पर किसी प्रकार के खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वह अन्य 15 की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ के राजा को जो है रहने खाने के लिए क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। पहली चीज, मगध की समृद्धि का आधार बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आखिर मगध क्यों फेमस है, ठीक है। तो सबसे पहले मगध समृद्धि का आधार है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या पैदा हो रहा है, अनाज पैदा हो रहा है। अनाज क्यों पैदा हो रहा है, तो यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। नदियाँ जब बहती हैं तो बीच में जो पानी जब सूख जाता है, जो मिट्टी रह जाती है, मिट्टियाँ नई प्रतिवर्ष हो जाती हैं, जिससे यहाँ की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो है अनाज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ की जो जनता है, मान लीजिए मैं राजा बनना चाहता हूँ, या मान लीजिए ये हर्यक वंश का संस्थापक और बिंबिसार राजा बनना है, तो भाई अपने को खाने के लिए और जनता को खाने के लिए अनाज चाहिए। जो अनाज उसे जो है कौन प्रोवाइड करा रहा है, मगध प्रोवाइड करा रहा है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ क्या पैदा हो रहा है, अनाज पैदा हो रहा है, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पर इतना अनाज पैदा हो रहा है कि ये मगध है, मगध की सारी जनता तो अनाज खा ही रही है, लेकिन अगल बगल जो 14-15 लोग हैं, यहाँ जब भाई मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, मेरे पास बहुत अनाज है, हमारे लोग खा रहे हैं, हमारी पब्लिक खा रही है, राजा खा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अनाज बचेगा तो हम क्या करेंगे चाचा, तो हम क्या करेंगे, उस अनाज को बगल बगल के जो 2, 4, 5, 10, 15 राज्य हैं वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर उसको हम भेजेंगे या उसको हम बेचेंगे, ठीक है। जब वहाँ पर इस माल को या इस अनाज हम बेचेंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, तो उसके बदले में हमें मिलेगा वो है पैसा, ठीक है। अच्छा, मतलब मगध पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए क्या दे रहा है, अनाज दे रहा है, ठीक है। और क्या दे रहा है, अनाज जब एक्स्ट्रा हुआ उसको हमने अगर अन्य स्टेट में क्या किया, उसको मैं सप्लाई किया, तो उसके बदले हमें क्या मिला, पैसा। तो मगध पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए हमें क्या दे रहा है, अनाज दे रहा है, और उसके बाद हमें वो क्या दे रहा है, पर्याप्त मात्रा में पैसा दे रहा है। ये दो चीज़ें हैं। क्या सिर्फ इतना ही है, अरे नहीं मेरे भाई, मगध में अभी बहुत कुछ है। ये यूं ही नहीं, अशोक ने 99 भाइयों को मारा था। इनफैक्ट मैं चर्चा करूंगा, ये हर्यक वंश जो है ना, जो मगध की राजगद्दी पे पहला वंश आपको देखने को मिलेगा, हर्यक वंश। इसका जो फाउंडर है कौन, बिंबिसार। इस पूरे खानदान में सारे लोग अपने बाप को मारे क्या बने हैं, राजा बने हैं। इसलिए मेरे भाई हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। ये रीजन है। अच्छा, तो अब हुआ पर्याप्त मात्रा में क्या मिला, अनाज, पर्याप्त मात्रा में क्या मिला, पैसा। सर और क्या है अनाज मगध में, तो और देखिए क्या है मगध में, वो देखिए ध्यान से भाई, देखिए आप, सिंपल सी बात। अब मान लीजिए मैंने बताया मगध की राज्य गद्दी पर सबसे पहले जो व्यक्ति राजा बनेगा वो कौन है, वह व्यक्ति है बिंबिसार, और इसका वंश कौन सा है, हर्यक वंश है, ठीक है। अब जो है बिंबिसार राजा बन गया, अब इसे पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक। अच्छा, अब मुद्दे की बात करो मेरे भाई। एक बड़ी सामान्य सी बात है, जब व्यक्ति के पास अथाह पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आता है, तो व्यक्ति के अंदर एक चीज़ ऑटोमेटिक जन्म लेती है। एक होता है घमंड, एक होता है डर। मतलब भाई ये बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मेरे पास जो है 50,000 करोड़ रुपए है, ठीक। अब मुझे कह दिया जाए रात को 12 बजे कि चलिए आप जो है इस 50,000 करोड़ रुपए जो है आप इलाहाबाद से जो है बनारस पहुंचा दीजिए आप, ठीक है। तो भाई जब इतना पैसा मैं रात को लेके जाऊंगा तो मुझे ठंडी में भी पसीना आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पैसा कोई मार के छीन ले जो है, ठीक है। तो अब जो है जब मगध के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज आया, अब पर्याप्त मात्रा में क्या आया, पैसा आया, तो पैसा आते ही मेरे भाई इसके अंदर एक चीज़ ने जन्म ले लिया। वह चीज़ कौन है, हमारा डर। किसने जन्म ले लिया, डर ने जन्म ले लिया। अच्छा, अब डर ने जन्म ले लिया, हाँ भाई। अब भाई लगातार जो है इस मगध के राजा बिंबिसार को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बगल बगल के 15 राज्य हैं वो आए और आकर इसका पैसा क्या करे, छीन ले। डर तो था। तो फिर मगध की समृद्धि का आधार क्या है, ये क्यों बता रहे हैं, अरे भाई समझो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, ये मगध है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल रहा है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है, पैसा है। अब बताइए जो है, अब भाई जब
पैसा है, डर है, तो जब डर है तो इस डर से सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। कौन प्रदान कर रहा है मेरे भाई? मगध। सुरक्षा कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है? अरे सिंपल सी बात है भाई, ये मगध है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अब इसे हमेशा डर लगा रहता था कि अगल बगल के 15 जो राज्य हैं, महाजनपद हैं, वो इसके ऊपर आक्रमण करके इसका पैसा छीन ना लें। तो अब ये क्या करेगा, मैं मान लो कि अगल बगल के पड़ोसी राज्य इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। जब मेरे भाई आक्रमण करेंगे तो ये बताइएगा, सबसे पहले उन्हें जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक। हालत खराब, पहाड़ी चढ़ना, फिर पहाड़ी उतरना। जब उसके बाद जो है उनकी मुलाकात किससे हो जाएगी? नदियों से मुलाकात हो जाएगी, फिर नदी को क्रॉस करना। भाई इतना बड़ा काम करने में सैन्य बल जो है समाप्त हो जाएगा। यानी इस तरीके से मेरे भाई जो है पर्याप्त मात्रा में अनाज के बदले क्या मिला? पैसा। अब पैसा के बाद उसके ऑटोमेटिक उसके पास क्या आया? डर। और उस डर से सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है कौन? मगध। ये सारी विशेषताएं अन्य 15 जगह देखने को नहीं मिल रही हैं। यही कारण है मगध की समृद्धि का। और कोई कारण है? अरे भाई और भी कारण है कि हम 16 महाजनपदों में से केवल जो है मगध को पढ़ रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। अरे मेरे भाई आप प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास मगध से ही शुरू होगा और मगध पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मगध से ही शुरू, मगध पे खत्म। इतना बड़ा, यानी आप जब देखेंगे तो लास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के अंत में एक व्यक्ति राजा बनेगा, हर्षवर्धन। 606 में वो राजा बनेगा, 617 से वो मर जाएगा और यही एंशिएंट हिस्ट्री हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तब भी झगड़ा किसके लिए हुआ है? मगध के लिए। सब लोग पूरा का पूरा इतिहास मगध पे ही शुरू और मगध पे ही खत्म। और क्या है मगध में? अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब मानिए मेरी बात सिंपल सी कि इसको यहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में इसको क्या मिल गया? तो पैसा मिला। पर्याप्त मात्रा में क्या मिला? अनाज मिला। अब इसके बाद क्या मिला? उसको आया डर आया। डर से क्या मिल गई? सुरक्षा। सुरक्षा कौन दे रहा है? तो सुरक्षा दे रहा है मगध दे रहा है। चलो ठीक है। और क्या भैया मगध में? वो देखो ध्यान से। अब देखो, अब यहाँ का राजा, जैसे मैंने बताया कि जो मगध है, तो मगध में जो व्यक्ति राजा बनेगा उसका नाम अभी मैंने बताया, उसका नाम मेरे भाई है बिंबिसार। अब जो है मेरे भाई और भी चीज़ें जो मगध प्रोवाइड करा रहा है सुरक्षा के नाम पर, वो क्या है? अब देखिए, अब बिंबिसार को अपने साम्राज्य का अगर विस्तार करना है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसे क्या चाहिए? या तो उसके भुजाओं में दम होना चाहिए, या तो उसके पास बुद्धि होना चाहिए। तो ये जो बिंबिसार है बहुत ताकतवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने बहुत सिकंदर की तरह बहुत सारे राजाओं को हरा दिया इसने, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बुद्धिमान शासक था, बहुत बुद्धिमान था जो है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो बिंबिसार क्या करेगा मेरे भाई? अब जो है अगर मान लीजिए बिंबिसार के मन में आया कि अन्य राज्यों के वो विजय करे, अगर वो उसे विजय करना है तो विजय कैसे करेगा? लाठी डंडा से तो अन्य राज्यों को हराएगा नहीं। उसके लिए उसको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। मतलब भाई अब बिंबिसार को अपने मगध का जो छोटा सा मान लीजिए मगध है, इसको इतना बड़ा बनाना है, तो बनाना है तो अन्य राज्यों पे भी तो कब्जा करना पड़ेगा उसे। या तो आक्रमण करे या तो बुद्धि का इस्तेमाल करे, तभी तो मगध पे कब्जा कर पाएगा। अच्छा अब क्या है मेरे भाई, वो समझिए ध्यान से। तो अब जो है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बिंबिसार किसी अन्य राज्य पर जो है आक्रमण अगर करता है तो उसे जो है क्या चाहिए? तो हथियार चाहिए, अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अस्त्र और शस्त्र मेरे भाई बनते किसके हैं? तो अस्त्र और शस्त्र को बनने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? लोहा या लोहे की होती है। तो अरे मेरे भाई पूरा का पूरा झारखंड और बिहार आज का वर्तमान का मगध, ये पूरा का पूरा लोहे की खान है, पूरी की पूरी लोहे की खान से भरा हुआ है। अरे भाई तो सिर्फ लोहे से हथियार बन जाएगा? अरे लोहे को बनाने के लिए कोयला भी तो चाहिए। अरे मेरे भाई पूरा का पूरा मगध लोहे से भरा है और किससे भरा है? कोयले से भरा हुआ है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब उसे अगर हथियार बनाना है तो मगध उसे पर्याप्त मात्रा में लोहा दे रहा है और उससे उस लोहे से हथियार बनाने के लिए क्या मिल रहा है? बगल में उसे कोयला मिल रहा है। इस तरह से इसके पास बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में क्या हो जाएगा? अस्त्र और शस्त्र निर्मित करने लगेगा। कौन? मगध का राजा। कौन मगध का राजा है? तो मगध का राजा बिंबिसार। अब समझिए इसके पास इतना पैसा हो गया। कैसे पैसा हुआ? भाई मैंने हथियार बनाया, मेरे पास लोहे की खान है, ठीक, मेरे पास कोयला है, मैंने हथियार बनाया। तो भाई जब मेरे पास पर्याप्त हथियार हो गया तो मैं अब अगल बगल के जो राज्य हैं 14, 15, 18, 20 जो भी राज्य जो भी हैं उनको मैं हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे हथियार, ठीक है, बढ़िया हथियार मैंने अपने पास रख लिया और छोटा मोटा हथियार मैंने बगल राज्यों में क्या कर दिया? सप्लाई करना शुरू कर दिया। जब मैंने उन राज्यों को हथियार सप्लाई करना शुरू किया तो उसके बदले हमें क्या मिला? मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या मिला? पैसा। लो, पहले तो पैसा था ही, अब पैसे क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। मतलब
क्या मिला मगध में? पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए क्या मिल रहा है? अनाज। क्यों मिल रहा है? दोआब का क्षेत्र है, ठीक है, और अनाज को अगल बगल राज्यों में सप्लाई किया तो क्या मिला? पैसा, ठीक है। पैसे से क्या, अभी पैसा है तो क्या आया? डर। और पहाड़ियाँ और नदियाँ जो मगध को या बिंबिसार को क्या दे रही हैं? उन राज्यों से क्या दे रही हैं? सुरक्षा दे रही हैं। और अब उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो हथियार की आवश्यकता है। तो पर्याप्त मात्रा में लोहा और कोयला बिहार और झारखंड में बढ़ा हुआ है, और इस तरह से जो है पूरा का पूरा मगध जो है क्या हो जाएगा? एक विशाल साम्राज्य बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है। वो समझने वाली बात क्या है? क्या सर सिर्फ इतने से ही मगध बड़ा हो जाएगा? अरे नहीं भाई, अभी और बार बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे समझाता हूं मैं। अब जो है मैंने कहा अगर ये जो बिंबिसार है इसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, या तो ये अपने हथियार की सहायता से अन्य 15 महाजनपदों में विजय प्राप्त करे, तब वो जो है अपने साम्राज्य को बड़ा बना सकता है, ठीक है, या तो उनसे कुछ रिलेशन बनाए, चाहे वो दोस्ती का संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो। तो ये जो हमारा ये जो हमारा बिंबिसार है बहुत चालाक व्यक्ति है, ये ताकतवर नहीं, बहुत चालाक है ये। अब ये करेगा क्या? समझदारी वाली बात देखिए, ये करेगा क्या कि अब ये मैंने माना हमारा हो गया मगध, ठीक है, इतना बड़ा मगध है अभी। अब बगल बगल में 1 2 3 4 5 10 15 मैंने मान लिया, ये कितने हो गए? कुल 15 महाजनपद हो गए, ठीक है। अब जो है अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हथियार नहीं उठाएगा, ये अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करेगा। मतलब ये बताइए भाई, सीधी सी बात है। अब यहाँ से जो है बिंबिसार निकला, ठीक। अब ये जो है अगल बगल के राज्यों में इसने क्या कर दिया? घूमना शुरू किया। कभी यहाँ गया, अंग गया, कभी जो है काशी गया, कभी कौशल गया, कभी लिच्छवी गया, कभी यहाँ गया, कभी गांधार गया। हर राज्यों में इसने घूमना शुरू किया, ठीक। भाई सिंपल सी बात है, एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे मैं बताऊँ। आज के युग में मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे IAS हैं, ठीक, तो अब आपको विवाह में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब भाई कोई लड़की वाला आएगा और पूछेगा कि भाई लड़का क्या करता है? भाई लड़का IAS है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर दो, ठीक है। तो भाई आज जिस तरीके से कि किसी का विवाह होगा कि नहीं होगा, इसके लिए जो है डिसाइड क्या, कौन डिसाइड करता है? नौकरी। पैसा है, लड़का IAS है, तो कैसा भी लड़का है किसी से विवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप रेजी, लड़का बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये तरीका है। तो भाई अब ये जो बिंबिसार है, ये बिंबिसार अगल बगल राज्यों में अपना जाएगा, ठीक है, अपना सोने वोने का रथ बनवाया रहेगा। 2-4 तो इसके पास बॉडी बिल्डर आदमी होंगे जो अगल बगल लेकर खड़े होंगे, ठीक, आईफोन वगैरह भी लिया होगा, एकदम चौचक एकदम बढ़िया व्यवस्था जो इसके पास है, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ से निकलेगा अगल बगल राज्य में घूमने के लिए, ठीक। मान लो यहाँ कोई राजा मिला तो भी राजा मिला, उसने अपने राजा से कहा कि भाई जैसा है सर, मान लीजिए कोई राजा है तो इसकी कोई बेटी है, कोई और राजा है तो उसकी कोई बहन है, तो अगल बगल के राज्यों में ये घूम घूम कर इसने विवाह का प्रस्ताव रखना शुरू कर दिया, ठीक। अब जो है इस तरह से अगल बगल के राज्यों में घूम करके किसी की बहन पसंद आ गई तो उसने कहा सर आई वांट टू मैरी विथ योर सिस्टर, किसी की बेटी पसंद आ गई उसने सर आई वांट टू मैरी विथ योर डॉटर, ठीक है। इस तरह से आपको पता होगा कि इसने घूम घूम कर 1-2 नहीं कितने विवाह किए, तो इसने 500 विवाह किए। क्या प्रमाण है इस बात का? है प्रमाण। आप एक बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे मेरे भाई, वह बौद्ध ग्रंथ है महावंश। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जो है बिंबिसार ने कितने विवाह किए? 500 विवाह किए बिंबिसार ने। किस लिए? अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब समझिए कि इस तरीके से एक छोटा सा राज्य, एक छोटा सा जनपद, एक छोटा सा महाजनपद, अब ये घूम घूम के इसने कितने विवाह किए मेरे भाई? 500 विवाह किए। मैं कुछ पत्नियों के नाम भी गिनाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कैसे अब ये विवाह करेगा। कुछ अन्य अगर पत्नियों की मैं बात करूँ तो ये हमारा हो गया मेरे भाई बिंबिसार, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये कौन हो गया मेरे भाई? तो ये हमारा हो गया बिंबिसार। अगर मैं इसके वैवाहिक संबंध की बात करूँ तो अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा एक राज्य है मध्य। मध्य की एक कन्या है बच्चा, उसका नाम है क्षेमा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्षेमा। तो क्षेमा नाम कन्या से इसने विवाह किया था। मध्य की कन्या है। और कौन है? तो आपने अभी नाम सुना 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है कौशल। तो कौशल के एक राजा हैं, राजा का नाम है मेरे भाई प्रसेनजीत, ठीक है। तो कौशल के राजा कौन है? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की एक बहन है, उनका नाम है महाकोसला। तो बहन कौन है इनकी? महाकोसला। जैसा कि मैंने बताया कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विवाह का सहारा लिया। घूम घूम कर इसने 500 विवाह किए और उसमें मध्य कन्या इसने क्षेमा से विवाह किया। कौशल के राजा हैं प्रसेनजीत और कौशल के राजा प्रसेनजीत हैं। इनकी एक बहन है, कौन? महाकोसला। महाकोसला से विवाह किया। अरे भाई सिंपल सी बात है, विवाह किए हो तो कुछ दहेज वहेज तो मिलेगा,
है। तो भाई यहाँ में बहुत सारा दहेज मिला उसको। इनफैक्ट मैं बताऊं, ये जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है, जब इसकी बहन से महाकोशा से इसने विवाह किया तो दहेज में क्या मिला, तो दहेज में एक तो पूरा राज्य मिल गया, एक तो पूरा महाजनपद मिल गया। कौन सा महाजनपद? काशी। पूरा का पूरा काशी उठा करके जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत ने किसको दे दिया? अपनी बहन को दे दिया। सोचिए, ये है उस जमाने के कौन? ससुर। अब आजकल के जो है कोई 1 रुपया देता नहीं जो है, ठीक है। चलो हटाओ, मुद्दे की बात करो, हम सबसे क्या मतलब है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशा से विवाह किया, मध्य कन्या किससे विवाह किया? क्षमा से विवाह किया। और अरे और बहुत पत्नियां मेरे भाई, आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे मेरे भाई तो यहाँ एक राजा मिलेंगे लिच्छवी। लिच्छवी के एक राजा हैं चेटक, ठीक है मेरे भाई। लिच्छवी के राजा चेटक हैं, इनकी एक पुत्री है, इनकी पुत्री का नाम है मेरे भाई चेलन्ना। क्या नाम है? चेलन्ना। तो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह कर लेंगे ये, ठीक है। और याद रखिए, ये शकुनी को भी नहीं छोड़ेगा, बहुत खतरनाक टाइप का आदमी है मेरे भाई। ये चला जाएगा गांधार, गांधार में भी जाके क्या करेगा? गांधार में भी क्या करेगा? ये विवाह करेगा, ठीक है। तो और जब पढ़ेंगे तो और सारी इसकी पत्नियां मिलेंगी, बहुत सारी इसकी पत्नियां मिलेंगी। तो मैंने पहले ही बताया, इस बार कितनी पत्नियां हैं? 500 पत्नियां हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब भाई 500 पत्नियां हैं, किसी ने काशी दी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, भाई सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया होगा। मान लीजिए एक आदमी एक टीवी दिया, एक फ्रिज, एक कूलर, तो इस तरह से 500 फ्रिज हो गई, 500 टीवी कूलर हो गया। अरे उसमें था नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। मानो अब इसको दहेज इतना मिला कि जो इसका साम्राज्य इतना बड़ा था मेरे भाई, वो कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, मगध का उत्कर्ष होगा और इस तरह से जो है मगध को जो है बहुत बड़ा राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा? उसका फाउंडर कौन? बिंबिसार, ठीक है। अब ये हो गया कहानी, ठीक है। अब मुद्दे की बात जरा हम करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पत्नियां हैं तो 1-2 बच्चे भी होंगे, 4-5 होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं। तो इसकी जो है बिंबिसार की जो पत्नी है कौन? ये कौन? लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री कौन? चेलन्ना। तो इस बिंबिसार से और इस चेलन्ना से, इस बिंबिसार से और इस चेलन्ना से एक बेटे का जन्म होगा। उस बेटे का नाम होगा अजातशत्रु। बेटे का नाम क्या पड़ेगा मेरे भाई? तो बेटे का नाम पड़ेगा अजातशत्रु। और ही बेटे थे, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास में इसको बहुत अच्छे तरीके से स्मरणीय, इसका नाम बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि बिंबिसार के बाद राजा ये बनेगा, इसलिए इसका नाम बहुत क्या है? फेमस है, ठीक है। क्यों? अब देखो मुद्दे की बात करो। तो बिंबिसार एक बड़ा राजा बन चुका है। इतिहास के अगर देखें तो कहीं कहीं लिखा है 49 वर्ष और कहीं कहीं लिखा है 52 वर्ष। यानी बिंबिसार ने लगभग जो है 52 और कहीं कहीं लिखा 49 वर्ष तो शासन किया। भाई मान लो कि ये 20 साल 25 साल की उम्र में था तब राजा बना, मान लो, ठीक है। अब मान लो 49 साल इसने शासन किया, तो 9 और 5 14 के 4 हासिल लगा 1, ठीक है। 4 2 6 कितना हो गया? 7, लगभग 74 वर्ष का हो गया। भाई मान लो 25 वर्ष का था और इतिहास के अगर देखें तो 49 वर्ष तो उसने शासन किया है। तो मोटी मोटा लगभग कितने साल का हो गया? ये 74 साल का हो गया। ये 74 साल का हो गया और इसके बहुत सारे बच्चे हैं। उन बच्चों में बच्चा कौन है? अजातशत्रु है। अब अजातशत्रु को दिन रात चिंता हो रही है कि मेरा बाप मर जाए। अब मेरा बाप मर जाए तो मैं भी क्या बन जाऊं? मुकुट पहन लूं, मैं भी क्या बन जाऊं? राजा बन जाऊं। और समस्या की बात यहाँ पर यह है मेरे भाई कि बिंबिसार तो मर ही नहीं रहा है। अरे भाई, व्यक्ति मरता क्यों है? टेंशन से। कौन सा टेंशन है इनको? जरा बताइए, कोई टेंशन है इनके पास? कोई टेंशन इनके पास नहीं मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं। अरे भाई, खाने के लिए काजू बादाम मिल रहा है। अब 500 पत्नियां हैं। अब मान लीजिए एक पत्नी एक दिन हाथ पैर, एक पैर हाथ एक पत्नी दबा रही है, दूसरी की, तीसरी की, चौथी, एक दिन में 5 पत्नी सेवा कर रही हैं। अरे भाई, अगर एक दिन 5 की तो फिर अगले 5, फिर अगला 5, फिर अगला 5, मतलब ये सब 500 पत्नियां हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 साल बाद एक पत्नी से उसकी मुलाकात होती होगी। इतनी पत्नियां उसके पास थी। तो खाने पीने के लिए जो है काजू बादाम मिल रहा है उसे, हाथ पैर दबाने के लिए 500 बीबी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भाई ये बताओ, आदमी बुढ़ा होगा कि जवान होगा? बुढ़ा होगा कि जवान होगा? तो मेरे भाई वह जो है अब जो है 74 साल की उम्र में 24 का दिखने लगा। 74 साल की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होते रहे, तो इसका सफ़ेद से क्या हो गया? काला हो गया। अब उल्टा देखो, इसका बेटा कौन? अजातशत्रु। 24 की उम्र में क्या दिख रहा है? 74 का टेंशन के बारे में, मेरा बाप मर जाए तो मैं क्या बन जाऊँ? राजा। बाप मरने का नाम ही ले रहा है, काजू बादाम खा के बिल्कुल मस्त है। समस्या की बात हो गई, क्या किया जाए? तो अब जो है याद रखिएगा, अजातशत्रु बहुत परेशान। फाइनली भी इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अजातशत्रु ने अपने बाप को ही मारा। अजातशत्रु ने अपने बाप का मतलब कौन? बिंबिसार को जान से मार दिया। जान से मार करके अजातशत्रु बिंबिसार को मारेगा और क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। इस तरह से जो है बिंबिसार के बाद अगर राजा कौन बनेगा? अजातशत्रु। एक बात और, बिंबिसार जो है एक महाराजा है, ठीक है। और जिस तरह से एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, राजवैद्य, तो बिंबिसार के दरबार में एक इसका राजवैद्य भी था। इसका नाम बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है,
यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा हुआ है। क्या नाम है? तो एक इसका राजवैद्य था, उस राजवैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था मेरे भाई उसका? जीवक। वही गणिका के एक वैश्या का बेटा था ये, जिसका नाम था शालवती। शालवती का बेटा है। जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया, किसको? यानी बिंबिसार जो है, बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जीवक कौन है? तो जीवक एक गणिका के वैश्या का बेटा है। जब इसकी माँ शालवती ने इसको जन्म दिया तो उसे फेंक दिया। राजा टहलने जा रहा था बिंबिसार और रास्ते में पाया। इसने जो है जीवक को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा डॉक्टर बनाया। अपने जमाने का सबसे बड़ा डॉक्टर बना। कौन? जीवक। और याद रखिएगा, एक बार अवंती के राजा चंद्रप्रभोत थे, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, उनको एक बीमारी लग जाएगी, उसको बोलते हैं पांडु रोग। वर्तमान में पांडु बच्चा हम लोग बोलते हैं पेलिया। तो उसे बीमारी लग जाएगी और तब जो है बिंबिसार ने भेजा जीवक को, जाओ जरा इलाज करा के आओ। तब जो है जीवक जो है गया अवंती के राजा चंद्रप्रभोत का, उसने क्या किया? इलाज किया, वो बच गए पीलिया से। ठीक है, ये है जीवक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, कहानी बड़ी लंबी है, संक्षेप में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी और खुद क्या बन गया? राजा। अब यहाँ समझने वाली बात देखिए ध्यान से, जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, जब बिंबिसार मर गया तो इस बात की जानकारी बिंबिसार के जीजा, कौन? तो जीजा कौन है भैया? इसके तो बहुत सारे जीजे हैं, हाँ इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बिंबिसार के ये जीजा हैं, याद करिएगा मैंने बताया था बिंबिसार का विवाह किससे हुआ था? तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से हुआ था। ठीक है ना? तो भाई जब जो है बिंबिसार मर गया और बिंबिसार के मरने की जब जानकारी किसको पता चली? प्रसेनजीत को पता चली। तो प्रसेनजीत ने कहा, अरे अजातशत्रु तुमने क्या किया? तुमने मेरे जय को मार दिया। गुस्सा आ गया। कौन? प्रसेनजीत को गुस्सा आ गया। ठीक है, जब प्रसेनजीत को गुस्सा आ गया मेरे भाई, तब जो है प्रसेनजीत ने क्या किया? अजातशत्रु के ऊपर, कहां पर? काशी पर आक्रमण कर दिया। क्यों? अरे भाई, या बिंबिसार ने जब विवाह किया था महाकोसला से तो दहेज के रूप में क्या मिली थी? काशी। प्रसेनजीत ने दहेज में क्या दिया था? काशी दिया था। ठीक है ना? अब मुद्दे की बात करो। ठीक है, अब जब जो है जीजा ही नहीं रहा तो अब जो है अजातशत्रु के ऊपर, काशी पर जो है किसने को, क्या नाम है इसका? प्रसेनजीत ने क्या कर दिया? आक्रमण। यानी प्रसेनजीत ने अपने जीजा के मरने के बाद जो दहेज में काशी दी थी उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद अजातशत्रु को बड़ी मार मारा, मार के हाथ पर क्या कर दिया? इसका तोड़ दिया, बहुत मार मारा था। ठीक है ना? अब जो है मारने के बाद जो राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन को दहेज में काशी दिया था, काशी छीन लिया। अब भाई जीजा ही नहीं, तुम्हें मेरे जीजा को भाई सौतेला भांजा है ना वो। ठीक है, जब जीजा ही नहीं तो तुम क्या करो? काशी क्या करोगे? तो अब जो है राजा प्रसेनजीत ने काशी पे आक्रमण किया और काशी पे आक्रमण करने के बाद जो अजातशत्रु के अधिकार में काशी थी, काशी को क्या कर लिया? छीन लिया। जब काशी को छीन लिया, भाई जितना भी दहेज में था, जितना भी दहेज में सारा सामान दिया था, मालिक टीवी दिया होगा, फ्रिज दिया होगा, कूलर दिया होगा, वॉशिंग मशीन दिया होगा, काशी दिया होगा, सब मंगाया, टोटो मंगाया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, टोटो मंगाया और सारा सामान क्या कर दिया? दहेज का वापस कर दिया। यानी जो अपनी बहन को सामान दिया था, सारा गाड़ी मंगवाया और सारा सामान क्या कर दिया? उस पर लाद दिया, लाद करके सारा सामान वापस। ठीक है, जितना दहेज दिया सारा दहेज वापस हो गया। अच्छा ठीक है, अब जो है इनको तो बड़ी चोट लगी थी, बड़ी मार खाए हैं। ठीक है, अरे भाई पावरफुल राजा है कौन? प्रसेनजीत बहुत पावरफुल राजा है भाई, बड़ी मार मारा था अजातशत्रु को। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने के बाद जो है जब पढ़ेंगे इतिहास, अजातशत्रु की तबीयत ठीक हुई तो हुआ क्या? राजा प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बुलाया, बेटा भांजे इधर आ जाओ। तो भांजे की हालत खराब, फिर मारेगा ही, अभी तो मारा था एक बार, फिर मारेगा, अब क्या करूं जो है? तो भाई अब नहीं जाऊंगा तो फिर और मारेगा। ठीक है, तो डर के मारे गया। अजातशत्रु जाएगा और कहेगा किसे? प्रसेनजीत जी, मुझे बताइए क्या बात है, क्यों बुलाए हैं? कहेगा देखो ऐसा है, अब प्रसेनजीत कह रहा है, मामा लगेगा सौतेला मामा है। अब प्रसेनजीत कहेगा किससे? अजातशत्रु से कहेगा, देखो अजातशत्रु ऐसा है ना कि यार मेरी जो है एक बेटी है, मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी का नाम है वाजिदा। तो सर क्या करूं आपकी बेटी का? तो एक काम करो अजातशत्रु, तुम मेरी बेटी से क्या कर लो? शादी कर लो। तो अजातशत्रु ने कुछ देर सोचा, ठीक है कर लेता हूं। उसने कहा कर लो शादी, फायदे में रहोगे। अब जो है अजातशत्रु विवाह के लिए मान गया। तो अब देखिए ये है राजनीति, ठीक है। उसने कहा जीजा गया तो गया, मर गया ना, कहानी खत्म, बुढ़ा चला गया। अब जो है प्रसेनजीत ने अपनी जो है बेटी वाजिदा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। और आश्चर्य की बात देखिए, सबसे आश्चर्य की बात, दहेज में क्या दिया? जो दहेज वापस ले गया था सारा वो टोटो मंगवाया, फिर से
सारा सब सामान वापस मंगवाया और सारा सामान फिर से जो पुराना दहेज वापस कर दिया। मतलब एक ही दहेज में, बड़ी सिंपल, एक ही दहेज में पहले अपनी बहन को निपटाया था महाकौशला को, और फिर एक ही दहेज में किसको निपटा दिया, अपनी बेटी को निपटा दिया। इस तरह से हुआ करते थे कौन, राजा। अरे भाई राजा कोई राजा ऐसे ही थोड़ी बनता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, एक ही दहेज 2-2 3 को निपटाना पड़ता है, तब क्या बनता है वो राजा बनता है। तो इस तरीके से जो है अब जो है राजगद्दी पे कौन बैठेगा, मगध के अजात शत्रु बैठेगा। जब अजात शत्रु बैठा तो अब जो है अजात शत्रु को किसका समर्थन मिल गया, कौशल नरेश प्रसेनजीत समर्थन मिल गया। तो अब जो है अजात शत्रु क्या करेगा मेरे भाई, अजात शत्रु जो है वह क्या करेगा कि वह जो है बगल में एक राज्य है बज्जी। कौन सा राज्य है मेरे भाई, बज्जी। तो अजात शत्रु चाहता था कि एक छोटा सा राज्य है बज्जी, 16 महाजनपदों में पड़िएगा, एक मिलेगा, तो वो बज्जी संघ की विजय करना चाहता था, ठीक है। लेकिन अजात शत्रु बज्जी को जीत नहीं पाएगा क्योंकि बज्जी बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। तो अब जो है अजात शत्रु, ध्यान रखिएगा इस समय भगवान बुद्ध जिंदा है, तो अजात शत्रु क्या करेगा, अजात शत्रु जो है वह अपने सेनापति को भेजेगा भगवान बुद्ध के पास। अभी भगवान बुद्ध मरे नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अजात शत्रु अपने सेनापति को भेजेगा भगवान बुद्ध के पास और कहेगा, ऐ सेनापति जाओ जरा भगवान बुद्ध से मिल के आओ तो, और जरा पूछ के आओ और जाके कह दो अजात जाके क्या करो कि माफ कीजिएगा गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ कि ठीक है अजात शत्रु जब भी जिंदा, ठीक है। तो मैं सही बोला। तो अजात शत्रु क्या करेगा, अजात शत्रु अपने सेनापति को भेजेगा किसके पास, बुद्ध के पास भेजेगा और कहेगा जाओ तुम सेनापति बुद्ध से पूछ के आओ कि अजात शत्रु बज्जी संघ की विजय करना चाहता है, कैसे करे। तो अब जो है अजात शत्रु का सेनापति भगवान बुद्ध के पास क्या करेगा, जाएगा। अगर नाम की बात करेंगे तो शायद उसका नाम वत्सराज था, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम था वत्सराज, ठीक है। तो अजात शत्रु ने अपने सेनापति वत्सराज को किसके पास भेजा, बुद्ध के पास भेजा और कहा जाओ पूछ कर आओ भगवान बुद्ध से कि कैसे जीता जाए। तब वत्सराज जाएगा भगवान बुद्ध के पास, ठीक है। और किसर साहब ने भेजा है, हाँ, और वो बज्जी की विजय करना चाहते हैं, कैसे करें। तो अब भगवान बुद्ध ने वत्सराज सेनापति से कहा कि देखो बज्जी को जीतना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि बज्जी जो है ना वो छोटे छोटे कई राज्यों का क्या है, समूह है। तो जब तक इसमें डिस्प्यूट नहीं डालोगे जीतना संभव नहीं होगा। तब जो है अजातशत्रु ने अपने सेनापति वत्सराज को भेष बदल के भेजा, कहाँ भेजा, बज्जी जाओ, और जाकर वो उसने राज्यों में क्या करवा दिया, लड़ाई और झगड़ा डिस्प्यूट पैदा करवा दिया। और उस डिस्प्यूट का फायदा कौन उठाएगा, तो उस डिस्प्यूट का फायदा कौन उठाएगा मेरे भाई, तो उस डिस्प्यूट का फायदा उठाएगा कौन, अजात शत्रु। तो इस तरीके से अजातशत्रु ने मेरे भाई बज्जी की क्या कर ली, विजय कर ली। किसकी सहायता से, भगवान बुद्ध की सहायता से, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब इसी के समय ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी, जब आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे मेरे भाई, तो बौद्ध धर्म जब हुई थी तो बौद्ध धर्म जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो किसके समय हुई थी, वह अजात शत्रु के समय ही हुई थी। और एक बात, अजात शत्रु की हत्या, अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। और अजात शत्रु ने बाप को मारा था, अभी मैंने बताया इसके बाप का नाम क्या था, बिंबिसार था। तो बिंबिसार कौन था, तो बिंबिसार हर्यक वंश का कौन था, फाउंडर था। तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार की हत्या उसका बेटा करेगा और इसका बेटा किसकी हत्या करेगा, इसके बेटे ही करेगा। और इस तरह से पूरा खानदान में जो है अपने बाप को क्या मार के बनेगा राजा, पूरा खानदान अपने बाप को ही मार के राजा बनेगा। इसलिए मेरे भाई ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को एक वंश के नाम से और जानते हैं, उसे बोलते हैं पितृहंता वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पितृहंता वंश के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस खानदान में जितने लोग बनेंगे सब एक दूसरे को मार क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, बाप को ही मारेंगे। और एक बात, एग्जाम का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, वो देखते हैं जरा सा। अब देखिए ध्यान से, मैंने भी कहा कि अब बिंबिसार गया, उसका बेटा अजातशत्रु गया, अब राजा कौन बना है, उदयन। तो यहाँ से अब एक दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम का बनता है, क्या बनता है, उदयन ने एक नगर की स्थापना की थी, उस नगर का नाम था मेरे भाई पाटलिपुत्र। तो एग्जाम में एक नंबर का अगर प्रश्न बनेगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो आंसर क्या मिलेगा, उदयन ने। कुछ किताबों में जो है अजातशत्रु नाम दिया था, वो गलत है जो है, ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु के समय निर्माण शुरू हुआ था जरूर है, लेकिन जो है याद रखिएगा जो है किसके समय पूरा हुआ, उदयन के समय। इसलिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, वो उदयन जाएगा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन करेगा, उदयन करेगा। एक क्वेश्चन और, पाटलिपुत्र जो है ये वर्तमान में कौन है, तो आज जो है पाटलिपुत्र हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, पटना बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा कि पटना
यानी माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया? अगर ऐसे घुमा क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया, तो बेटा इसका आंसर होगा, एक राजा पढ़ेंगे आप आगे चल के, उस राजा का नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है ने जो है पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? पटना। और एक क्वेश्चन अगर पूछ लेगा एग्जाम में कि पाटलिपुत्र पुराना नाम क्या है, तो अब बताना, शौक से बताना बेटा, उसका नाम है कुसुमपुरा। उसका नाम है बेटा कुसुमपुरा। इस तरह से याद रखिएगा कि जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने कर दी? उदयन ने कर दी। इस तरह से मेरे भाई ये आप पढ़ेंगे तो पूरे वंश में हर एक व्यक्ति जो है अपने बाप को ही मार क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा अगर इस वंश की अंतिम बात करें तो इस वंश का जो है अंतिम जो शासक है बेटा, वह कौन है? वह है नागदाशक है। कौन है? नागदाशक। तो हर एक वंश का अंतिम राजा कौन है? नागदाशक है, जिसकी हत्या अमात्य शिशुनाग करेगा और शिशुनाग जो है नागदाशक को जान से मारेगा और यहीं पर एक नवीन वंश की स्थापना करेगा। तो अगला वंश जो है पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा शिशुनाग डायनेस्टी या मिलेगा शिशुनाग वंश। ये रहा मगध का उत्कर्ष और उसका विनाश। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ी सी चर्चा की